एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजी सीट नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। सो इसमें आज देखेंगे हम पार्ट 7, पार्ट 6 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पेपर के। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 से। सो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें आगे की वीडियोज़ के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे की वीडियोज़ देखते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स इन द वे ऑफ एजुकेशन टू बी इंक्लूसिव। कि अगर एजुकेशन को हम इंक्लूसिव एजुकेशन करना चाहें तो इसमें से क्या बैरियर्स हो सकते हैं। सो समावेशी शिक्षा के लिए क्या बाधाएं आती हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ ऑप्शंस को करेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए दिया है, पेरेंट्स डू नॉट सेंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू स्कूल। तो जो माता पिता हैं वो बच्चों को स्पेशल नीड्स के स्कूल में नहीं भेजते हैं। क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बैरियर है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें शिक्षा को समावेशी करना है कि शिक्षा को किस तरह से ले जाना है इंक्लूसिव में, यानी कि ऐसी शिक्षा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सभी को एक साथ इंक्लूड करती है, उसको बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं तो समावेशी शिक्षा उन्हें कैसे मिलेगी। सो ये एक जो ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा आपका सही है। एंड बी है कि नॉन एबिलिटी ऑफ सुटेबिलिटी ट्रेंड टीचर्स, ठीक है, कि जो ट्रेंड टीचर्स हैं वो क्या है, मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये भी एकदम सही है कि हमारे जो परिवेश है वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड टीचर्स हैं जिनको जो इंक्लूसिव एजुकेशन को देने के लिए ट्रेंड नहीं है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स गेट लीगल प्रोटेक्शन। तो लीगल प्रोटेक्शन होना उनको बैरियर नहीं है, ये उनके लिए एक अच्छा है। सो सी नहीं हो सकता। एंड डी है, स्केयर्स फाइनेंशियल प्रोविजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी एक बैरियर माना जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा गाइज यहाँ पे आपका ए बी डी। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, बिलो द गिवन टू सेट्स। यहाँ पे दो सेट्स दिए हैं, एक तरफ इमोशनल इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अलग अलग तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और उसके करेक्टरिस्टिक्स से आपको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमें सबसे ज़्यादा आता है। तो अगर आप देखेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस हो गया या मोटिवेशंस हो गया, सोशल स्किल्स हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा ईजी टर्म होते हैं, ठीक है। एम्पैथी क्या होती है, जिसमें हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस होता है अपने बारे में अवेयरनेस, खुद का मैनेज करना। मोटिवेशन, हम खुद को मोटिवेशन कैसे देते हैं, और हमारी लोगों से मिलने जुलने की स्किल्स क्या। तो ये सभी के सभी बहुत आसान टर्म है, इसको आप आराम से इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि खुद को गाइड करना जिससे हम अदर्स के इमोशंस को समझ सकें। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर डी होगा। 1 का आंसर क्या होगा, जो यहाँ पे डी है उसका क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें सबसे इजी टर्म कौन सा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें सबसे इजी टर्म है एम्पैथी। एम्पैथी वो होता है जहाँ पे हम दूसरे की फीलिंग्स और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे की फीलिंग और इमोशंस को समझना कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं, तो वो क्या है, एम्पैथी है। तो इसको हम अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे है गाइड अदर्स, यहाँ पे सेंस एंड अदर्स फील्स एंड वॉट, वो लोग क्या फील करते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, डी का सेकंड दिया है यहाँ पे। तो आंसर इसका थर्ड सही होगा। एक से हम इसको एक दो से और मैच कर लेते हैं। जैसे सेल्फ मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन क्या होता है कि हम खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका स्टेइंग इन द कोर्स टुवर्ड डिजायर्ड गोल, यानी जो हम गोल्स पाना चाहते हैं उसके लिए उसमें बने रहना। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तो सी का यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ। तो सी का भी यहाँ पे फिफ्थ है, तो इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो असर्शन दिए, यहाँ पे असर्शन दिया है, उसका रीजन है। तो एक में असर्शन है, दूसरे में रीजन है। अब इसको देखते हैं कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कि दे हैव बीन कंसाइज एफर्ट टू ब्रिंग्स टुगेदर ऑल टीचर एजुकेशन programs at barrier stage leading to stage specific and program specific difference from of knowledge base।
कि यहाँ पे जो रीज़न है एनसीटी का कि एनसीटी एक्वायर्ड स्टैचुरी स्टेटस एंड ब्रॉड डिस्कशन डॉक्यूमेंट ऑन टीचर एजुकेशन, कि एनसीटी जो है उसको एक स्टैचुरी यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या था कि जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो क्या थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, लेकिन लेटर उनको पार्लियामेंट से एक्ट पास करके उनको बनाया गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैचुरी बॉडीज बोलते हैं। तो इस एनसीटी क्या है, एक स्टैचुरी बॉडी है। तो इसको ये स्टैचुरी का जो स्टेटस है वो किस देने से क्या हुआ है कि टीचर एजुकेशन का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो रीजन आर क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन इसका क्या दिया है कि देयर हैव बीन कंसियस एफर्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो एनसीटी का काम क्या होता है कि सभी को एक साथ लाता है, अलग अलग स्टेजेस की स्टेज, जैसे प्राइमरी हो गया आपका, ट्रेनिंग वाले टीचर एजुकेशन हो गया, हायर हो गया, तो जितनी भी टीचर एजुकेशन उन सभी को अलग अलग स्टेजेस से एक साथ लाता है और स्पेसिफिक इफेक्ट करता है। लेकिन इस वजह से इसको स्टैचुरी बॉडी नहीं बनाया गया है। ठीक है, कि ये इसका क्या है, फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग तो ठीक है, बट जब इनको हम एक साथ लाएंगे तो ये सही नहीं होंगे। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे जो आर है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एनसीटी स्टैचुरी स्टेटस दिया गया है टीचर एजुकेशन के लिए, बट उसका जो असर्शन है वो सही नहीं है, एक दूसरे का ये रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फ्रॉम रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो विश्वसनीयता के बारे में सही है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वसनीयता होती क्या है, रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब रिसर्च के टूल होते हैं कि आपको रिसर्च करनी है तो इसके लिए उपकरण चाहिए, टूल चाहिए। तो किस टूल की हेल्प से आप करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी का यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर कोई क्लॉक है और वो क्लॉक टाइम को मेजरमेंट करने के लिए बनाई गई है, किसी घड़ी का निर्माण किया गया है समय के मापन के लिए, अगर वो टाइम को ही मेजरमेंट करती है देन वी कैन से कि घड़ी जो क्लॉक है वो क्या है, वैलिड है, वैधता है उसके अंदर। लेकिन जो विश्वसनीयता है यानी कि कभी वो बंद भी हो सकती है ना। तो जो रिलायबिलिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो रिलायबिलिटी इज फिक्स, पहला स्टेटमेंट है रिलायबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन टेस्टिंग टूल, कि जो आपको टेस्ट करने के लिए टूल दिया गया है उसकी रिलायबिलिटी फिक्स रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे वैलिडिटी होता, क्योंकि क्लॉक को अगर टाइम को मापने के लिए बनाया गया, वो टाइम ही मापेगी, वो कभी स्पीड नहीं मापेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एंड बी है, इट इज कोरिलेशन ऑफ स्कोर ऑन द टेस्टिंग टूल इटसेल्फ। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब होता है कि आज आपका मैंने टेस्ट लिया, आपके 50% मार्क्स आए, आज से 14 डेज बाद टेस्ट लिया, फिर आपके 51 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 55 आ सकते हैं। तो उन दोनों टेस्ट के बीच में होगा क्या, कोरिलेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन टेस्ट लिया और आपके 55% आए और नेक्स्ट टाइम आपके 100% आ जाएंगे, नहीं। तो रिलायबिलिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि जो भी हम टेस्टिंग टूल से स्कोर आ रहे हैं उनके बीच में कोरिलेशन होता है। सो बी इज ट्रू। एंड सी है, रिलायबिलिटी कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। क्या रिलायबिलिटी की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नहीं, रिलायबिलिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। एंड डी है, इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। ठीक है, कि अब हमने क्या किया कि आज एक टेस्ट लिया और बच्चों के 50% मार्क्स आए हैं। ठीक है, कल दूसरे ग्रुप का टेस्ट लिया और उनके जो मार्क्स आए हैं वो 100% आए हैं, पर दोनों में हमने क्या डिफरेंस कर दिया कि एक जो ग्रुप का टेस्ट लिया उन लोगों को हमने क्या किया कि जो इन्वायरमेंट था वहाँ पे बहुत गर्मी थी, उनको धूप में बिठा के लिया, और एक लोगों को अच्छे एयर कंडीशनर कमरे में बिठा के लिया। तो क्या हो गया, वो एक जो सैंपल है और जो दूसरा सैंपल है दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो जब सैंपल टू सैंपल डिफरेंस हो जाता है, चीज़ें बदलती हैं, तो सीधी सी बात है उसकी रिलायबिलिटी भी चेंज होती है। सो इट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, यानी अलग अलग तरह के सैंपल पे रिलायबिलिटी का जो स्कोर आएगा वो अलग अलग आएगा। सो डी ऑल्सो करेक्ट। इसी तरह से जैसे कि
घड़ी हमारे यहाँ जो टाइम बताती है अभी इस वक्त जो बता रही है, और यूएसए में जो इस समय टाइम बता रही होगी, दोनों टाइम में डिफरेंस है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि हम टाइम पे विश्वास कर रहे हैं अभी वाले पे, क्योंकि ये हमारा टाइम जोन है, लेकिन जो यूएसए के लोग हैं वो वहाँ के टाइम जोन के अकॉर्डिंग उस पर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, विश्वसनीयता, इसीलिए इसको रिलायबल बोलते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन वैलिड है, यूएसए में जो टाइम बता रही है वो जस्ट अलग टाइम बता रही है, लेकिन वो भी वैलिड है, जो यहाँ बता रही है वो भी वैलिड है, बस उसकी रिलायबिलिटी अलग अलग है। सो रिलायबिलिटी कैन बी नेगेटिव, वैल्यूज ये नहीं था, एंड इट वेरी, तो ये सैंपल के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। इट इज, तो डी ऑल्सो करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इट इज अफेक्टेड बाई वेरिएंस ऑफ स्कोर, ठीक है, तो ये स्कोर्स के द्वारा अफेक्टेड होती है। सो इसका जो सही आंसर होगा इसमें ए और ई क्या है, रॉन्ग है, ए और बी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, इसमें सी रॉन्ग है, ए रॉन्ग है एंड सी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वी इज करेक्ट एंड डी करेक्ट है एंड ई करेक्ट है। सो सही आंसर क्या होगा, इसका 2 होगा, एक बार देख लेते हैं। सो सही आंसर इसका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल विच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल but whose effect in inferred on the dependent variable is termed as, तो इस तरह के वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब आपको इस चार तरह के जो यहाँ पे ट्रीटमेंट और मॉडरेटर और एक्सट्रोनियस एंड इंटरवेनिंग, यानी कि बाह्यचर, हस्तक्षेपी चर एंड मॉडरेट एंड ट्रीटमेंट, ये 4 तरह के जो वेरिएबल्स हैं इनके बारे में आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है इंटरवेनिंग वेरिएबल। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल जिसको हस्तक्षेपी चर बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एकदम से प्रत्यक्ष तरीके से इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसका एकदम से नहीं इसको देख सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इज अ हाइपोथेटिकल वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन कॉजुअल लिंक्स बिटवीन अदर वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह का जो वेरिएबल है वो क्या करता है कि ये हाइपोथेटिकल है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। देखिए तो क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटरवेनिंग वेरिएबल कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंटल, तो इसीलिए इसको हम हाइपोथेटिकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इंटरवेनिंग वेरिएबल का दूसरा नाम हाइपोथेटिकल वेरिएबल की तरह ही इसको यूज किया जाता है, जो एक्सप्लेन करता है कैजुअल लिंक्स को बताता है बिटवीन अदर वेरिएबल, ठीक है, कि ए वेरिएबल का वेरिएबल बी से बीच में क्या रिलेशन है, तो कॉज और इनके बीच में क्या कैजुअल रिलेशनशिप है। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा इंटरवेनिंग या हस्तक्षेपी वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, काफ़ी आसान है। जीन पियाजे, ब्रूनर, डेविड आसुबेल और वाइगोस्की की थ्योरीज दी हुई हैं और उनने क्या नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर दिया है उसके बारे में बताया गया है। सो अगर हम देखते हैं तो आपको जीन पियाजे आपने हमेशा से पढ़ा है, और जीन पियाजे को अगर आप देखें तो जीन पियाजे की थ्योरी एसिमिलेशन, एकमेंडेशन एंड अडॉप्शन बेस्ड कॉग्निटिव अप्रोच जो थी वो किसने लगाई थी, जीन पियाजे ने लगाई थी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 4, ए का 4 ए में ही दिया हुआ है, तो ए इसका सही आंसर है। बी का फिर 1 होगा कि जो ब्रूनर है उन्होंने एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग की अप्रोच दी है। डेविड आसुबेल ने यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनाइजर एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर एंड कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड लर्निंग अप्रोच दिया है। वहीं हमारा वाइगोस्की ने यहाँ पे पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरेक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच को दिया है। अब जिन लोगों को हमेशा पूछना रहता है कि किसकी थ्योरी का मैम क्या नाम है, तो इस तरह से जो यहाँ पे ये दिया है इतना, ये आपके लिए कीवर्ड का काम करेगा, इसको याद कर लीजिए, इसी से बार बार क्वेश्चन आएंगे। इन चारों के ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये आपको आने ही चाहिए इन चारों के बारे में, चारों ही आपके सिलेबस में हैं। तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक competencies for an effective teacher education program have to related to which of the following responsibility and attitude related domains, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कौन सी जो कॉम्पिटेंसी हैं, सक्षमताएं जिनको बोलते हैं, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इफेक्टिवली करने के लिए हमें चाहिए, एटीट्यूड डोमेन से जो रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल, communication, managing, monitoring, self efficiency and positive expectancy।
तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में रिलेटेड करते हुए हमें पर्सनैलिटी और एटीट्यूड के डोमेन्स पूछे हैं, ठीक है। अगर आपको इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कराना है तो किस तरह की कंपेटेंसीज चाहिए। तो पहला है लोकस ऑफ कंट्रोल, जो क्या होगा, तो लोकस ऑफ कंट्रोल सही होगा। सो मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब नहीं पता है। सो लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है एक बार देख लेते हैं। सो लोकस ऑफ कंट्रोल इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट रिफर्स टू हाउ स्ट्रांगली पीपल बिलीव दे हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि एक ऐसा साइकोलॉजी का कंसेप्ट है जो ये बताता है कि जो लोग हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं किसी सिचुएशंस में और अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं दैट अफेक्ट देयर लाइव्स, जो उनकी जिंदगी को प्रभावित करता है। इन एजुकेशन लोकस ऑफ कंट्रोल टिपिकली रिफर्स टू हाउ स्टूडेंट परसीव द कॉज ऑफ देयर एकेडमिक सक्सेस और फेलियर इन स्कूल्स। तो ये जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी एकेडमिक, जो उनका स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे अपनी सक्सेस को और अपनी फेलियर को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। तो उस तरह का जो कंसेप्ट उसको शायद लोकस ऑफ कंट्रोल हम बोलते हैं, ठीक है। सो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव टीचर एजुकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी सक्सेस और फेलियर को क्या करें, मैनेज करें। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इफेक्टिव टीचर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है, बट एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें और ऑप्शन क्या क्या है। एंड ए तो करेक्ट है ही, बी को भी थोड़ा साइड में रखेंगे। सी है मैनेजिंग, ठीक है। सो मैनेजिंग एंड कम्युनिकेशन, इसको भी सी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग करना भी ज़रूरी नहीं कि मॉनिटरिंग, मैनेजिंग, कम्युनिकेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, ठीक है। ये टीचर एजुकेशन इफेक्टिव पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इफिशियंसी। सो सेल्फ इफिशियंसी यहाँ पे करेक्ट होगा एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी भी सही होगा। तो इसका आंसर जो गाइस होगा वो होगा ए ई एफ, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग है ये एडमिनिस्ट्रेटिव, स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट है। सो कंपेटेंसी नहीं है, ये कंपेटेंसी में नहीं आएंगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the instructional design based on Skinner's theory of reinforcement, which of the following set of activities are appropriate, ठीक है। तो जो स्किनर का reinforcement थ्योरी है उसमें जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है, अनुदेशात्मक जो डिज़ाइन है, अविकल्प है, उसके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेप सही है। सो स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट रेस्पॉन्स इन इमीडिएटली टू फीडबैक, ठीक है। तो यही पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन करते हैं लर्निंग मटेरियल का और बच्चों को इमीडिएटली उसमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे वो फीडबैक दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड इसके कौन कौन प्रोपोनेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। सो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, यहाँ पे थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल है एंड कॉपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आप सारे लोगों को कई सारे डाउट हैं कि बर्ट ने कौन सा दिया है, थर्स्टन ने कौन सा दिया है, स्टेनबर्ग ने कौन सा दिया है ना। तो उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर करते हैं यहाँ पे, उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प भी हो जाएगी। सो देखते हैं, मल्टी फैक्टर जो थ्योरी था वो दिया था आपका थर्स्टन ने, ठीक है। सो मल्टी फैक्टर थ्योरी थर्स्टन का है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस दोनों में डिफरेंस है। सो ए का आंसर थर्ड है एंड बी का आंसर है फोर्थ, कि गार्डनर की जो थ्योरी है उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं। एंड थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल जो थ्योरी है वो कैटल का थ्योरी है एंड कॉपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो है स्टेनबर्ग का थ्योरी है। तो इस तरह से ये जो चार थ्योरी हैं चारों ही आपके सिलेबस में है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसको जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो इसी से याद कर लें आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच ऑफ बजटिंग आर दैट द बजट, ठीक है। कि बॉटम
अप अप्रोच जो होती है, बॉटम का मतलब होता है नीचे से जो अप्रोच शुरू होती है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज है। देखिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हम अप्रोच कैसी बनाते हैं कि इतना पैसा आएगा, इतनी हमको इनकम होगी और इतना हमको खर्च करना है, ठीक है। तो कैसे हम इस पैसे को मैनेज करें, दैट्स कॉल्ड बजट। अब इस बजट में हम अप्रोच कैसे लगा रहे हैं, बॉटम अप, यानी कि नीचे से, यानी कि पहले हम खर्चा कर रहे हैं और बाद में हम उसमें देख रहे हैं कि खर्च पहले देख रहे हैं और इनकम बाद में देख रहे हैं। तो इससे क्या डिसएडवांटेज है, इसकी क्या कमियां हैं, तो बेसिक होगा। सो गाइज ऑप्शन ए है मे नॉट बी सिंक्रोनमस विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि अगर हम बॉटम अप अप्रोच लेके चलेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही तरीके से फुलफिल नहीं होंगे, तो ए करेक्ट है। एंड बी है विल बी मोर रियलिस्टिक, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, तो बी ऑफकोर्स रॉन्ग होगा। एंड सी है कैन बी क्विट एक्यूरेट, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड डी है प्रिपरेशन में बी स्लो, ठीक है, तो इस तरह का जब हम अप्रोच लेके चलेंगे तो हमारी प्रिपरेशन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए और डी क्या है, इसमें डिसएडवांटेज है बॉटम अप्रोच के। सो आंसर शुड बी थर्ड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो ओके गाइस, विश यू ऑल